सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सर्बिया के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, वो थोड़ी सी क्लैरिफाई करेंगे चीज़ें। लोग कह रहे हैं कि 100% रीच कर हो जाएगी, रीच करवा दो हमारी सर्बिया की, और पूछ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। हमने दोबारा से ये क्वेश्चन आया था और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूछ रहे हैं। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, प्रॉपर सारी चीज़ें हम बताएंगे। स्टिकर वीज़ा बोल रहे हैं कि स्टिकर वीज़ा लगा दो, डोंकी लग रही है सर्बिया की या नहीं लग रही है, अभी क्या हो रहा है, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। कोई कह रहा है कि क्या गेम है जी, गेम बता दो क्या है। तो वो सारी बातें बताऊंगा। गेम क्या है वो आपको पता ही चल जाएगा। पहले तो लोग कह रहे हैं कि 100% रीच हो जाएगी, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा था। भाई 100% रीच का तो ऐसे है कि हमने आपको बता ही दिया। पिछली वीडियोस आप देखोगे कि हमने वीज़ा की बात करी हुई है कि सर्बिया का वीज़ा कैसे ले सकते हो। वीज़ा देना ना देना देखो एम्बेसी ने देना होता है, एम्बेसी ने रिजेक्ट करना होता है। मैंने वीज़ा घर पे तो देना नहीं अपने, है ना। या कोई कोई भी एजेंट है या कोई कंसल्टेंट है या कोई यूट्यूबर भी है, उन्होंने देखो जो भी वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो एम्बेसी की तरफ से होती है। खुद से हम वीज़ा नहीं दे सकते आपको। हम बता सकते हैं कि वीज़ा कैसे ले सकते हैं, आप सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं हम आपको। तो 100% वीज़ा या 100% रीच वाली बातें मेरे ख्याल में मेरी मेरी समझ से थोड़ी दूर है। तो उसके बाद वीज़ा की गारंटी 100% इस तरीके से बोल रहे थे लोग, तो वो चीज़ें नहीं है। उसके बाद पूछ रहे थे कि कह रहे आज मेरे पास फ़ोन आया है, कहते कि सर्बिया की डोंकी लगाओगे। मैं कहा सर डोंकी वाला मतलब समझ नहीं आई बात। मैं कहा वीज़ा लग रहा है सर्बिया का, तो डोंकी की क्या ज़रूरत है, वीज़ा लेके जाओ। नहीं, कहता पहले तो डोंकी लगती थी। मैं कहा सर पहले तो वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होती थी, मतलब पहले तो वीज़ा ही नहीं चाहिए था, डोंकी कहाँ से लगी सर्बिया की। तो अब वीज़ा शुरू हो गया प्रोसेसिंग की, वीज़ा लेके जाओगे तो अब सीधा वीज़ा ले लो, है ना। तो ये तो कुछ है ही नहीं था इस तरीके का कुछ सर्बिया में जाने के लिए आगे जो करते होंगे लोग वो उनकी अलग चीज़ है ना। सर्बिया से आगे किस तरीके से जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि कहते पहले तो चले जाते थे सर्बिया में, है ना। तो वही बात आ गई दोबारा कि स्टिकर लाइक बिना वीज़ा के चले जाते थे। अब वीज़ा बंद कर दिया है सर्बिया ने, अब नहीं जा पाओगे, अब वीज़ा लेना होगा, इसलिए जा उसके बाद ही जा पाओगे। उसके बाद है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या क्या एक्स्ट्रा लगाएं। कुछ लोगों ने बिना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई कर दिया है। जिन्होंने कर दिया अप्लाई, कोई इशू नहीं है, वेट करो, है ना। अब कुछ नहीं कर पाएंगे, वेट कर लो। जब एम्बेसी का डिसीजन आएगा दोबारा रिप्लाई कर देना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगा के। मेरे पास फ़ोन आया था कि सर अब हमने तो लगा ही दिया वीज़ा, भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए नहीं कोई भी। तो अगर ये चीज़ हो गई है तो कोई इशू नहीं है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते कुछ। तो वेट करो, अभी अप्लाई हो गया तो जब तक रिजल्ट आएगा देखो क्या रिजल्ट आता है। बट एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ आपको। लाइक आईटीआर होगी, फंड्स हो जाएंगे, इनकम प्रूफ अगर है तो वो लगा दो, ट्रैवल आइटनरी लगा दो, कवर लेटर लगा दो। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस लगा दो। फ्लाइट बुकिंग भी नहीं मांगी एम्बेसी ने, आप अपनी फ्लाइट की कंफर्मेशन लगा सकते हो। ये थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, एक फोल्डर में ये चीज़ें आप एक एक मतलब फाइल बना के ऐड कर सकते हो ये चीज़। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री या फ्रेश पासपोर्ट। देखो ऐसा नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं आएगा, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एम्बेसी ने मना नहीं किया कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं देंगे। बट आप थोड़ा सा सिनेरियो देखो कि सर्बिया ने वीज़ा बंद क्यों किया। अब ये जानने की कोशिश करो। सर्बिया ने वीज़ा इसलिए इसलिए ऑन अराइवल जो बंद किया है कि लोग जेन्युइन ट्रैवलर्स नहीं जा रहे थे वहाँ पे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास जेन्युइन ट्रैवलर्स ही आए, तो इसलिए वीज़ा लेके आओ। तो फ्रेश पासपोर्ट जिसका है वो बेसिक को थोड़ा सा तो डाउट रहेगा ना कि ये मतलब जेन्युइन ट्रैवलर्स नहीं है ये। अगर आप एक दो कंट्रीज घूमे हो, तीन कंट्री घूमे हो, तो एम्बेसी को उन पे डाउट नहीं आएगा ज़्यादा। या हम कह सकते हैं कि एम्बेसी उनको जेन्युइन ट्रैवलर ही मानेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है दो तीन कंट्रीज, इतने पैसे खर्च रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो ट्रैवल करने के लिए खर्च रहा है, वो उसका कोई इंटेंशन कोई और है नहीं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो बेस्ट है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो
आप फाइल लगा ही नहीं सकते, एक बार लगा के देख लो, देखो क्या रिजल्ट आता है ना। बेटर है कि ट्रैवल हिस्ट्री हो। उसके बाद सिनेरियो यही था कि लाइक जो सर्बिया ने बंद क्यों किया वीज़ा, एक्चुअल में बात ये आती है, सारी चीज़ें समझनी होगी आपको प्रॉपर। सर्बिया में जेन्युइन ट्रैवलर्स नहीं जा रहे थे, तो सर्बिया को रिकमेंड किया, जो भी उनकी एम्बेसीज की जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहती है उनकी, कि हमें अब वीज़ा की जो कंडीशन है वो लगा देनी चाहिए, वीज़ा लेकर ही आओ। ये क्यों हुआ? क्योंकि जेन्युइन ट्रैवलर्स नहीं जा रहे थे। तो अगर जेन्युइन ट्रैवलर्स, अगर उनको लगेगा कि अगर ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है तो उनको ही वीज़ा देंगे, है ना। तो बेटर है कि ट्रैवल हिस्ट्री होनी ही चाहिए, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी और है डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिए आपको। वीज़ा स्टिकर वीज़ा ही दे रही है एम्बेसी, अभी पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा ही लग के आएगा। और लोग कह रहे थे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। देखो, आप जो मेल डालोगे एम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने, तो एम्बेसी का आपको रिप्लाई आएगा भी, जो आपको आपको कहेगा कि वीज़ा अप्रूवल उन्होंने देना होगा, तो आपको बुला लेंगे। तो बिना अपॉइंटमेंट के आप एम्बेसी में जाके आप अपना पासपोर्ट देके जा सकते हो। वो जो ईमेल होगी आप उसका प्रिंट निकाल लेना, जो भी रिप्लाई आएगा, अगर उन्होंने बुलाया होगा आपको तो वो आप ले जाना, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि आपने वीज़ा अपना अप्लाई किया या नहीं किया। भाई अभी मैंने अपना खुद का वीज़ा नहीं अप्लाई किया, और ना ही अभी मेरा कोई ट्रैवल का प्लान है सर्बिया का। आगे देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। बट मेरा कोई और कंट्री का प्लान है अभी, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा किसी और कंट्री में जा रहा हूँ, या जल्दी ही आपको बता दूंगा। कोई वीज़ा आएगा, खुशखबरी आएगी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी तो आपको भी पता चल जाएगी। तो ये सारी वीडियो है ना, मैंने बातों बातों में सारी चीज़ें बता ही दी हैं आपको। तो आप अप्लाई करो वीज़ा, देखो अप्लाई करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि वीज़ा एम्बेसी दे रही है या नहीं दे रही है। ऐसे आप पूछोगे कि वीज़ा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, वो कोई नहीं बता सकता, मतलब अनप्रडिक्टेबल है ये चीज़ें। तो ठीक है, गुड लक अब सबको जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सबके वीज़े आए। आज एक हमारे ग्रुप में एक है, हमारे ग्रुप में है जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें एक भाई का वीज़ा आया है, उन्होंने खुद ही अप्लाई किया था। और मतलब लोग खुद भी वीज़ा ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील होता है कि एनकरेजमेंट मिलती है कि लोग खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, खुद वीज़ा ले रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है उनका, तो वो भी है लोग जो अपना खुद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। लोग मतलब 5,000 लगाने से डरी जा रहे हैं वैसी फीस की, मतलब एजेंट को 4 या 5 लाख देने के लिए उनके पास पैसे होते हैं। अगर उनको बोल दो वैसी फीस आपकी लगेगी, खुद अप्लाई करके देख लो, किसी कंसल्टेंट से 5-10 हज़ार में 15 हज़ार में अपनी फाइल रेडी करवा लो, वो जो 20-25 हज़ार का रिस्क है वो उनको ज़्यादा लगता है। एजेंट को 4-5 लाख दे देने हैं, वहाँ वैसी फीस नहीं लगानी उन्होंने। मतलब बेटर है खुद अप्लाई करो, वीज़ा आ जाएगा। नहीं तो फिर एजेंट वाला ऑप्शन तो है ही आपके पास, फिर उसके बाद चले जाना एजेंट के पास। एजेंट एजेंट ठीक है, आपका काम करवा रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने खुद से भी पैसे लगाए होते हैं एजेंट्स ने, है ना। आपकी प्रोफाइल बना रहे हैं, आप उनको पैसे नहीं देते पहले, वो आपकी प्रोफाइल बना रहे हैं, आपके आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो ज़्यादा पैसे लेंगे, ऑब्वियस है। अगर आप कहते हो उनको कि सर भी अप्लाई कर दो वीज़ा हमारा, पैसे जितनी मर्जी लेना, आफ्टर वीज़ा पेमेंट दे देंगे, तो वो फिर आफ्टर वीज़ा फिर ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि आपने खुद ने ही उनको ये छूट दे रखी है कि आप खुद ही कहते हैं उनको कि ज़्यादा ले लेना पैसे, वीज़ा के बाद ले लेना। वो भी कह देते हैं भाई ज़्यादा ही देना, फिर अब ज़्यादा ही लेंगे वो भी। तो एजेंट वाला ऑप्शन तो आपके पास है ही है। कोशिश करो खुद अपना वीज़ा अप्लाई करके देखो, प्रोफाइल जो है अपनी अच्छे से मेंटेन करो। शेनिंगन में आपको 3 महीने की स्टेटमेंट प्रॉपर से मेंटेन करनी होगी। अगर आपने यूके जाना है तो यूके में 6 महीने की स्टेटमेंट मेंटेन करनी होगी प्रॉपर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा जाना है तो आपको 6 महीने की, वहाँ पे भी 6 मंथ की स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन करनी होगी। शेंगन वीज़ा में 6 मंथ की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आप 3 महीने की इनकम प्रूफ दे सकते हो। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप खुद भी कर सकते हो। आपकी सैलरी आ रही है, अच्छी खासी सैलरी है, 3 महीने सैलरी अकाउंट में आ रही है, आप वीज़ा अप्लाई कर लो, 2-3 ITRs हैं, इनकम प्रूफ दिखाओ, वीज़ा आ जाएगा आपका नॉर्मली।
है ना। आप 6 महीने आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, 50-50 हज़ार आ रही है, मान लो 40 हज़ार भी आ रही है, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा अच्छा खासा, आपके पास एफडीज पड़ी, तो यूके अप्लाई कर लो, खुद भी कर सकते हो अप्लाई। तो बेटर है कि आप एक बार ट्राई करो खुद अपना वीज़ा, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करो। बट सब्र नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि हमें तो बस लाइक आज जाना है, बताओ सर कितनी देर में वीज़ा आ जाएगा, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, जल्दी जल्दी भेज दो हमें। ये क्वेश्चंस रहते हैं, ये मतलब प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। मेरे पास कॉल आती है, या एजेंट्स तो मेरे काफ़ी मेरे नॉन में हैं, एजेंट्स हैं वो, है ना, उनके पास भी एक्सपीरियंस रहता है मेरा, बैठने का मौका मिल जाता है उनके पास। तो लोग खुद ही कहते हैं सर भेज दो, कितने टाइम में भेज दोगे। यार प्रोफाइल तो मेंटेन करो ना, तभी जा पाओगे। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, लोग पेशेंस नहीं रखते। लोगों को थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल पे ध्यान देना चाहिए अगर आपने खर्चा बचाना है तो। अगर आपने एजेंट के पास जाना है, देखो वो तो लाखों में ही बातें चलती हैं उनकी, वो आपकी मर्जी है आपने क्या करना है। तो ये चीज़ है, काफ़ी लोग हैं खुद से वीज़ा अप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, खुद से अप्लाई नहीं भी करना, आपको नहीं आता तो किसी कंसल्टेंसी के पास जाके, बहुत सारे जेन्युइन कंसल्टेंट्स बैठे हैं, जस्ट अपनी वो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, तो वो भैया वो तो दे सकते हो ना आप, प्रोसेसिंग फीस दो, नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करो। वो रिस्क नहीं लेना बस आपने, वो नहीं लेना चाहते। एजेंट 20 लाख मांग लेगा कनाडा के लिए, वो दे देना है। 20 हज़ार की आपने किसी कंसल्टेंट को फाइल नहीं लगवानी, तो ऐसा भी सही नहीं है ना। हाँ, अगर कुछ नहीं हो पा रहा यार, आप ठीक है हार गए, 10 बार अप्लाई कर लिया, 20 बार कर लिया, नहीं हो रहा कुछ काम, फिर ठीक है, फिर मैं समझ सकता हूँ यार एजेंट आपका हेल्प कर रहा है, आपको आपके ड्रीम्स पूरे कर रहा है ना, आपकी हेल्प कर रहा है, आपको बाहर भेज रहा है। ठीक है, अगले ने ले भी लिए यार, आपका काम हो गया, फिर पैसे ले लिए, फिर भी क्या दिक्कत है। पैसे देके तो मतलब काम के पैसे ले रहा है वो भी फ्री में, तो आप भी नहीं जा रहे उसके पास, वो भी नहीं करेगा काम आपका। बट बेटर है कि पहले आप अपनी खुद की प्रोफाइल पे काम करो, आप अपनी फाइल मेंटेन करो प्रॉपरली। किस तरीके से फाइल होगी आप पूछ सकते हो मेरे को, कॉल्स आ जाती है, मैसेज आती है, मैं बता देता हूँ ना उसमें कि आप इस तरीके से फाइल मेंटेन कर लो। बट ज़्यादा टाइम नहीं भी हो पाता, कई बार नहीं भी रिप्लाई हो पाता, कई बार फ़ोन भी नहीं उठाया जाता। आप मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो, है ना। अगर आप कहोगे कि पूरी की पूरी फाइल ही डिस्कस करनी है, उसमें देखो सारा कुछ देखना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, वो आपको मिल के बैठ के बात करनी पड़ेगी, है ना। वो फ़ोन पे नहीं हो सकती। हाँ, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सपोज कोई और पूछ लेते हैं कि सर शनिगन में कितने महीने की स्टेटमेंट चाहिए, तो ये छोटी सी चीज़ है, बता देता हूँ इतने महीने की। कोई पूछ लेते हैं सर यूके में कितने कितने महीने की स्टेटमेंट चाहिए, मैं बता दूंगा भाई 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। ये चीज़ मैं बता सकता हूँ फ़ोन पे, या है ना, ये चीज़ें मतलब ठीक है, बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। अगर आपका तो पूरी फाइल ही चेक करनी है, आईटीआर भी देखनी है, आईटीआर आपकी सैलरी से मैच हो रही है या आपके बिजनेस इनकम से मैच हो रही हैं, वो भी देखनी है। कई बार क्या होता है कि बंदे ने अपनी जो प्रोफाइल होती है वो एज अ लाइक शो की होती है बिजनेस की, और आईटीआर भरी होती है ITR-1 जो सैलरीड पर्सन की होती है। ये भी दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या होता है जो फादर या मदर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो भी रहती है, वो छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी होती है कई बार, है ना। तो प्रोफाइल चेक करवानी है तो एक बार मिलके या प्रॉपर टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आप करवा सकते हो। हाँ, अगर तो सिर्फ आपने कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो नॉर्मली। कोई कमेंट आता है यूट्यूब पे, मैं तो भी बता देता हूँ, कोई भी कमेंट्स होते हैं मैं रिप्लाई दे देता हूँ, है ना। काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे यूट्यूब पे ही मिले हैं मेरे को, मेरे काफ़ी जिन्होंने जिन्होंने मेरे से कुछ पूछा और मैंने बताया, आपको मिल भी जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वो कमेंट्स करके बता ही देंगे कि हाँ कि आप, मैं रिप्लाई दिया है, मैंने एक्चुअल में उनका रिप्लाई दिया है। तो भाई वो बात यह है कि अपनी प्रोफाइल पे काम करो, प्रोफाइल मेंटेन करो अच्छे से। किसी भी कंट्री का वीज़ा ले सकते हो आप, कोई लाखों का खर्चा नहीं है, नॉर्मल आपका पैसा आपके अकाउंट में रखना है। जो आप एजेंट को 20 लाख दे रहे हो, मान लो एजेंट लेते 15-15 लाख भी ले लेते हैं, वही 15 लाख आप अपने अकाउंट में नहीं घुमाते उसको। मतलब जो जो एजेंट आपसे 20 लाख ले रहा है, ठीक है वो काम के ले रहा है अपने, ठीक है, वो मैं एजेंट को गलत नहीं बोल रहा, आप खुद जा रहे हो एजेंट के पास, एजेंट आपके घर पे नहीं आता कभी। बट मैं ये समझा रहा हूँ वही 20 लाख
आप अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन घुमा लो ना भाई 6 महीने के लिए। वो 20 लाख आपके पास ही पड़ा रह गया, 10-20 हज़ार की बात है यार, कंसल्टेंसी फीस देके फाइल लगवा लो अपनी। ये भी तो सोचो ना आप। बट हाँ, नहीं काम हो पा रहा, कई बार ऐसा होता है। काफ़ी मेरे फ्रेंड है, उन्होंने शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया था, नहीं हो पाया। वो वाया लाइक ताइवान के थ्रू आगे फ्रांस चले गया, कोई कोई जापान में है ना मूव हो गए हैं। चलो वो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे खर्चा भी होता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो मतलब वो लोग करते हैं, है ना। वो ठीक है, अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा, फिर जो मर्जी करो आप। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ ज्ञान की बातें ज़्यादा होगी सर्बिया बताते बताते थोड़ा और ट्रैक पे चला गया मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल खुद तैयार करें, है ना। आपको नहीं कुछ पता लग रहा, आप कुछ पूछ सकते हो। सारी प्रोफाइल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा फ़ोन पे, या जैसे भी आपको मिलना पड़ेगा, मिल के ही कर पाएंगे, अपॉइंटमेंट लो और मिल लो। तो उम्मीद करता हूँ सबके वीज़ाज आएंगे। और मैं जल्दी ही कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ट्रैवल कहाँ करना है, तो ट्रैवल करेंगे। अभी अभी थोड़ा 1-2 महीने रुक के करेंगे, किसी अच्छी कंट्री जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट्स लेके। धन्यवाद।